So before you start the video, let me tell you that this is the place to be if you are a humanities or arts student. क्योंकि हमारे पास है हिस्ट्री, पोस्ट साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स, जिनको क्रिएट किया है खुद JNU, BHU, जामिया और DU जैसे इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए एलुमनाइज ने. And if you want to get the notes of psychology or any other subject, then please download our app, go to the free material section. There you will find all the important notes and the PDFs. इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट लिंक्स को and even the download link of our app, everything is mentioned in the description box. Do check it out after finishing this one shot. So now without any further delay, let's get started with the lecture. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेट लर्नर ह्यूमैनिटीज. मैं हूं प्रियांशी और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ह्यूमन मेमोरी. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट जस्ट विद रिगार्ड्स टू योर क्लास 11 साइकोलॉजी सिलेबस, बट आल्सो विद रिगार्ड्स टू एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट. हमारे को ह्यूमन मेमोरी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, उसके फंक्शंस, टर्मिनोलॉजी से अवेयर होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अभी तो 11 की साइकोलॉजी में स्टडी वेरी बेसिक स्टफ, बट इफ यू चूज टू स्टडी साइकोलॉजी आगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद कीपिंग दैट इन माइंड. सो सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए जब हम ह्यूमन मेमोरी की बात कर रहे हैं. चलो कि ह्यूमन तो समझ गए, ठीक है, ह्यूमन मेमोरी की बात चल रही है, बट रियली व्हाट इज मेमोरी? हम कितने वैसे टर्म्स में हम किसी चीज को भी मेमोरी कहते हैं. मेरी मेमोरी में नहीं है, अरे मुझे ये मेमोरी में आया यार, ये मेरा मेमोरी कार्ड है, एवरीथिंग लाइक दैट. बट व्हाट रियली इज मेमोरी? मतलब इसकी डिस्टिंग्विशिंग इंफॉर्मेशन क्या हो गया, डेफिनेशन क्या होगी? तो मेमोरी जो हो गया बेसिकली आपके बॉडी का, आपकी बीइंग का एक तरीके से मैं कहूंगी CPU है. ठीक है, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अभी क्या है ना, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, टाइम आने पे रिटेन करता है, उसको रिट्रीव भी करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी भी आपको याद होगा, आप जब 3rd 4th स्टैंडर्ड में थे, आप कौन सी क्लास में थे, किसी स्कूल में थे, राइट? आप कहाँ बैठा करते थे, आपकी क्या क्या मेमोरीज हैं. ऑल्दो बहुत टाइम बीत चुका है उन चीजों को, वो वापस नहीं आएंगे, बट यू स्टिल एबल टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन, ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन इन योर कॉन्शियस बीइंग. सो दैट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी. So it plays a crucial role in learning, decision making and daily functioning. तो learning plays a very important role in learning. अब हमें learning में important role ऐसे play करती है memory. For example, जैसे कि कोई चीज आप आज पढ़ रहे हो, तो आपको वो किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आप उस चीज की करने वाले हो. जैसे मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो आप किस तरह की अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की आज लोगे, सो दैट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी जो है याद हो जाए, आप उसको समझ जाओ, सीख जाओ. लर्न का मतलब यहाँ पे एग्जाम्स के लिए पढ़ना वाला लर्न नहीं है. बेसिकली इट्स अबाउट सीखना, किसी चीज को जानना. गाड़ी चलाना, वी लर्न हाउ टू ड्राइव. हम खाना बनाना सीखते हैं. ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी लर्न देम, व्हेन वी आर एबल टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड रिटेन इट, रिट्रीव इट विद टाइम, इज नोन एज समथिंग वी डू थ्रू लर्निंग. डिसीजन मेकिंग, अब हमारे को किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पता है कि फर्स्ट गियर कब डलता है, या खाना बनाते वक्त नमक कब डलता है, टमाटर के पहले या टमाटर के बाद, तो वो डिसीजन मेकिंग जब भी हो पाएगी जब इंसान की पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट को लेके कहीं ना कहीं पर लर्निंग हुई होगी, व्हेन दे नो व्हाट इज टू बी डन. एंड वो उसमें जब आपको चीजें एकदम याद आती है, जो आपकी उस वक्त इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देन आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाते हो. एंड ओवरऑल क्या आपकी डेली फंक्शनिंग में, आपके रोजमर्रा के कामों में आपका बहुत ज्यादा हाथ बटाती है. सो आज हम बात करेंगे अगेन व्हाट इज द नेचर ऑफ मेमोरी. तो मेमोरी की 3 स्टेजेस होते हैं: एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. एनकोडिंग का मतलब हो गया यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर होती है एक तरीके से, ऐसे चिड़ी सेव हो गई, जैसे हम लैपटॉप में करते हैं, है ना. डाउनलोड में जाके सबसे पहले अगर कोई चीज हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे डाउनलोड्स के फोल्डर में सेव होता है. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई, सेव हो गई. ठीक है, अब क्या होता है, बेसिकली जब भी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या जरूरत है, वो है जो इस इनकोडिंग स्टेज में होती है. नेक्स्ट होता है कि जब हमने, अब देखो हम कितनी सारी चीजें डाउनलोड करते हैं अपने दिमाग में, एक तरीके से देखा जाए तो हजारों इंफॉर्मेशन हर रोज डाउनलोड होती है हमारे दिमाग में. अब
कौन सी वाली अच्छी है, कौन सी वाली जरूरत की है, कौन से काम की है, कौन सी नहीं है, वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि ठीक है ये जरूरत की है, ये काम की नहीं है, दिस इज यूजलेस। तो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंस की होती है हम उसे स्टोर करते हैं। एक होता है सेव करना, एक होता है स्टोर करना। तो हम यहाँ पे स्टोरिंग करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी जरूरत की है, काम की है, हम उसे रखेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक साइकोलॉजी मेजर हूँ, आप अगर मुझे साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बताओगे तो मेरे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। बट अगर उसी की जगह आप मुझसे कुछ मैथ से रिलेटेड बताने लगो, तो एक तो मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, ऊपर से मैथ्स के बारे में मैं क्यों सुनना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो साइकोलॉजी मेजर हूँ। तो उसके चलते वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे दिमाग में स्टोर नहीं होगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी तो आने वाले टाइम में रिटेन कैसे होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन स्टोर होने के बाद, सेव होने के बाद, जब जरूरत पड़े तो उसको वापस से यूसेज में लाना, उसको जरूरत में लाना इज रिट्रीवल। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगी गजनी का। अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है संजय सिंघानिया, उसको क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन इनकोड कर पा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर भी कर पा रहा है, बट जरूरत आने पे वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पा रहा, उसे वो चीज याद नहीं रह रही है। ऐसा नहीं कि उसके पिछले दो प्रोसेस में दिक्कत है, दिक्कत उसके लास्ट प्रोसेस में है जो कि है रिट्रीवल। आप कुछ स्टोर कर रहे हो, गुड ना, बट उसको टाइम आने पे उसका बाहर आना भी जरूरी है। तो information processing approach stage model. This is a stage model that you have to study for this chapter. So Atkinson and Shiffrin का जो मॉडल है इसको स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि हमारे बेसिकली तीन जो है सीक्वेंशली लिंक्ड मेमोरी के सिस्टम्स होते हैं जो एक के बाद एक जो है पर्पस फुलफिल करते हैं। तो इसका बेसिकली होता है कि कोई इंफॉर्मेशन आई, उसको सेंसरी मेमोरी में डाला गया, जैसे कि आइकॉनिक मतलब साइट, आंखों से देखा, विजुअल स्टिमुलस, या फिर साउंड यानी ऑडिबल स्टिमुलस, ऐसे ऐसे जो है पर्टिकुलरली सेंसरी मेमोरी में चीजें जाती हैं। फिर हम उन पर ध्यान देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पुलिस वाले ने हाथ दिया, उसने फिर सीटी बजाई, तो अब चीजें तो बहुत सारी, लोग हॉन्क भी कर रहे हैं, कोई डॉगी भी बात कर रहा होता है, बट हम पुलिस वाले पे ध्यान देते हैं, तो हमने उसे अटेंशन दी, फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया कि ओके पुलिस वाले ने हमें हाथ दिया, हम उसने सीटी बजाई, हमें रुकना चाहिए। तो ये बेसिकली 30 सेकेंड्स के लिए होती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसकी स्टोर कैपेसिटी बहुत छोटी होती है, विच इज लेस देन 30 सेकेंड। अब अगर हमारे को वो लॉन्ग टर्म याद रखनी है, अब हो सकता है वो आपको कह रहा हो रुको रुको, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ, यहाँ से अभी कुछ बंदोबस्त चल रहा है, जो भी है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और अगर उस वक्त आपका चलान हो गया तो वो हो गई आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कि भाई हमारा एक बार यहाँ पे इस वजह से चलान हो गया था। तो इलेबोरेटिव रिहर्सल, मैं कहूंगी इलेबोरेटिव स्पेसिफिक अटेंशन जो हम किसी चीज को देते हैं, तो वो जो है इवेंचुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिजल्ट करती है। तो अगर हम इनमें से किसी एक, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, अगर इसमें से मैं एक चीज भी रिमूव कर दूं, ये कहना बहुत गलत होगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें इमीडिएटली चली जाती हैं। पहले चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही जाती है, कुछ चीजें शॉर्ट टर्म में रह जाती है, जो इंपॉर्टेंट होती है वो लॉन्ग टर्म में मूव ऑन कर जाती है। तो अगर मैं इस चेन में से कोई भी चीज या कोई भी कैटलिस्ट जो है पर्टिकुलरली रिमूव कर दूं, तो इवेंचुअली हमारा जो एंड गोल है टू स्टोर, रिट्रीव एंड be able to retain information, वो नहीं हो पाएगा। Okay, so next topic is maintenance rehearsal versus elaborative rehearsal. This can come for 3 to 4 markers. You should also incorporate some examples when you write this answer. So basically, maintenance rehearsal are the important control processes of short-term memory. तो होता ये है कि हम जो चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालते हैं वो एक पर्पस से आती है, ऐसे नहीं कि वो एमवी आ गई है, राइट। उसमें हमने टेंशन दी और वो इसलिए हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉन्च हो गई है। बट हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें जब तक ही रखते हैं जब तक उनकी जरूरत होती है, जब उनकी जरूरत नहीं होती हम उनको याद नहीं रखते, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब तो ऐसा नहीं होता, बट पहले क्या होता था ना, जब ओटीपी आता था आपके फोन या ईमेल पे, तो आप पहले ऐप खोलते थे, ओटीपी, फिर ऐसे होता ना 6731 फिर जहां पे आपको ओटीपी डालना होता था आप वहां पे जाके 6731 डालते थे। अभी मैं आपसे 10 मिनट बाद पूछूंगी ओटीपी क्या आया था तुम्हारा, तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप उसे सिर्फ उतनी ही देर के लिए याद रखते हो, उतनी ही देर के लिए बार बार बोल बोल के याद रखते हो, या दिमाग में घूम घूम के 6731 दिमाग में चलता रहता है जब तक आपको उसकी जरूरत होती है। मीनवाइल इलेबोरेटिव रिहर्सल जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजों को मूव कराते हैं टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म मेमोरी।
तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई चीज आ गई, बट उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए इलैबोरेटिव रिहर्सल जो है उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे याद है कि मेरा पासवर्ड जो मैंने एक बार सेट किया वो क्या था, राइट। अब पासवर्ड को याद करने के लिए बार बार क्या करना होगा, उसको डालते रहो डालते रहो। अब मेरे को ईमेल्स के पासवर्ड मेरे याद है, कुछ लोग लिख के रखते हैं बट अब हमें याद भी रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं अपने लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस से या फिर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीजों से अपना पासवर्ड बनाते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप देखो तो आपको जहीं भी आप पासवर्ड डालते हो वहां पे आपको लिखा जाता है डोंट यूज योर नेम्स एंड बर्थडेज एज पासवर्ड्स, because those are something we remember all the time, but they are easy to crack as well. So this is how something moves because of its importance, क्योंकि OTP तो one time password है, you will forget it, but email passwords are supposed to be used throughout, right? जब तक आप चेंज नहीं कर रहे हो तो आप उसको याद रखोगे। तो ये चीजों को कितना याद रखना है, कितने लंबे टाइम तक याद रखना है, उनकी इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है, ये इस चीज से भी डिपेंड करता है कि उस इन्फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, वो कितनी देर के लिए हमारे काम दे है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो सबसे पहले होता है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी जैसे कि डिक्लेयर्ड फैक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 14 फरवरी इज वैलेंटाइंस डे, और कार के 4 व्हील्स होते हैं, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्या है, ये हमारे जो फैक्ट्स हैं ये डिक्लेरेटिव मेमोरी में इसलिए आते रहते हैं क्योंकि हमने इनको वर्बली बहुत टाइम से देखा है, हमने इनके विजुअल स्टिमुलसेस देखे हैं, तो ये चीज हमें याद होगी। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये हमारी सरकारी छुट्टियां हैं। सो दीज आर डिक्लेयर्ड फैक्ट्स जो हमारे ओवर द टाइम सिमेंटिक्स में आ जाते हैं। मीनवाइल प्रोसीजरल मेमोरी हो गई जिसमें स्टेप 1 याद रखना होता है, फिर स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, आप इनमें से एक भी स्टेप जो है मिस नहीं कर सकते। जैसे कि रेसिपी जो होती है किसी चीज की, वो भी एक तरीके की प्रोसीजरल मेमोरी में आ गया कि खाना में क्या क्या कैसे कैसे डालना है, या फिर केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे कैसे करना है, कितना कितना टाइम रुकना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोसीजरल मेमोरी जो ब्रेक डाउन होती है एंड दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड विद वन स्टेप अलोन। आप उनको सिर्फ एक स्टेप से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऑफन डिस्क्राइब विद द एंड रिजल्ट। Next, we'll talk about the two parts, sub parts of declarative memory. So basically declarative memory के दो सब parts भी होते हैं। तो सबसे पहले बात होती है एपिसोडिक मेमोरी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अपने पेट का बर्थडे याद होता है, अपने पेट का नेम याद रहता है, या फिर जब आपने कोई बहुत ही मनचाही चीज पाई होती है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा इंसिडेंट होता है, तो दीज थिंग्स आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड बाय अस। बर्थडेज वगैरह, मुझे मेरे बर्थडे पार्टीज याद रहते हैं, मेरे कैसे कैसे बर्थडे पार्टी ओवर द इयर्स बने हैं, बट दैट इज समथिंग जो एपिसोड हुआ। इट्स लाइक जैसे टीवी में एपिसोड नहीं आते सीरियल के, आपको उस एपिसोड्स को याद करते हो, बेसिकली आपको फुल एज अ होल याद होता है। सिमेंटिक मेमोरी हो गई जो चीजों को हम जनरल अवेयरनेस या नॉलेज के थ्रू याद रखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आप +91 जो है इंडिया का टेलीफोन कोड है कॉल करने के लिए। इसके अलावा आप अपने फोन नंबर याद रखते हो, अपने पेरेंट्स के फोन नंबर याद रखते हो, आप अपने पिन कोड याद रखते हो, मेरी जगह का पिन कोड, अपनी जगह का पिन कोड, जहां अपना सामान भेज रहे हो वहां का पिन कोड वगैरह, ये सब चीजें याद रखते हो। So these are logics and rules that are stored in your semantic memory. These are usually numbers. These are usually something that is abstract. Followed by the next topic, which is knowledge, representation, and organization in memory. This is a very important topic, and I hope कि आप इस topic को बहुत बारीकी से समझें। So होता क्या है ना, हम जब भी दिमाग में किसी चीज की कैटेगरी बनाते हैं ना कुछ सिमिलैरिटी होती है जब हम उनको कैटेगरी में डालते हैं। आपके दिमाग में ना, आपका दिमाग में ना बहुत बढ़िया सीपीयू, एक्चुअली आपका दिमाग दुनिया का सबसे बेस्ट सीपीयू होता है, ठीक है। आपके दिमाग में हर चीज जो स्टोर होती है ना, वो क्लस्टर्स में, आप कह लो किसी कैटेगरी में स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूँ स्कूल की लड़की, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज आएंगी, 2 चोटी, बालों में रिबन, स्कर्ट, सलवार दुपट्टा, बेली वाले शूज, राइट। तो ये सारी चीजें, अब मैं अगर उनमें से एक चीज भी आपको अलग से दिखाऊं
तो आप उसको एज इट इज उस कैटेगरी में डाल दोगे क्योंकि आपने उन्हें कैटेगरीज में स्टोर किया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ दिल्ली, तो आपके पास दिमाग में आएगा इंडिया गेट, कुतुब मीनार और दिल्ली की चाट, ट्रैफिक, बारिश, गड्ढे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीजें जो हो गई, ये आपने दिल्ली की कैटेगरी में डाल रखा है। इन चीजों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो सारे ब्राउन कलर के होते हैं, उन सब में बहुत भीड़ होती है ना, उनके आसपास फेंसिंग लगी होती है, ग्रिल लगी होती है। तो ये सारी चीजें जो आपने मॉन्यूमेंट्स में डाल दी। अब हर चीज को हम सिमिलैरिटी के साथ जब शेयर करते हैं तो हमारी नॉलेज और असम्पशंस भी उसी पे बेस्ड होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज दिखाऊं जो आपके उन सिमिलैरिटी से मिलती जुलती है, भले से वो चीज वैसी ना हो, बट सिमिलैरिटीज जिस तरह से आपने ऑर्गेनाइजेशन किया तो आप उसको एज इट इज उस चीज से या फिर उस पर्टिकुलर चीज के कैरेक्टरिस्टिक से अज्यूम कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बहुत पुराना सा कोई पत्थर दिखाऊं, चाहे वो पत्थर गंदा ही हो, पर आप कहोगे ओ माय गॉड व्हाट एन एंशिएंट स्टोन, so this is how you will react to it. Like for example अगर यहाँ पे ले रखा है किचन के स्कीमास, अब किचन में अगर मैं बोलूँ किचन तो दिमाग में क्या है एकदम से, गैस, बर्तन, सिंक, है ना, डब्बे, दाल, कई सारी चीजें। अगर मैं बोलूँ हॉस्पिटल तो अगेन हॉस्पिटल में क्या क्या दिमाग में आता है आपके, हॉस्पिटल बेड, नर्स, डॉक्टर, आईवी ड्रिप, इंजेक्शन, ऑपरेशन थिएटर। तो ये सारी चीजें आपके, आपने उन चीजों को ऐसे क्लस्टर किया हुआ है। So knowledge is hierarchically organized with concepts, categories, and images. Information stored at higher level applies to lower levels, promoting cognitive economy. Basically, efficient memory use. अब हम क्यों करते हैं ये चीज? हम इसलिए करते हैं कि मैं हर बार चीजों को कैटेगरी में डालने के लिए या फिर चीजों की अंडरस्टैंडिंग को डिराइव करने के लिए हमारे को उनमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े, हम उनमें बहुत ज्यादा एफर्ट या एनर्जी ना लगानी पड़े, हम बकायदा उनको साथ के साथ कैटेगरी में डाल देते हैं सो दैट एक तरीके से एफिशिएंट मेमोरी का यूज हो सके। Concrete objects are encoded both verbally and visually, which enhance your memory. So next is nature and causes of forgetting. Now forgetting is a very important topic in this chapter. मैं तो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि फॉरगेटिंग को आप बहुत इन डेप्थ पढ़ो, बिकॉज फॉरगेटिंग इज समथिंग जिसमें आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम बात करते हैं फॉरगेटिंग कैसे कैसी होती है। तो इन्फॉर्मेशन जो हम किसी टाइम पे हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाली होती है पर वो खो गई, जैसे मेरे को याद है मैंने टेबल्स याद करे थे 20 तक, अब मुझे याद नहीं है। या फिर इंफॉर्मेशन टू बी लर्न वाज नॉट मेमोराइज्ड वेल इनफ, या फिर मैंने टेबल जो थे कुछ कुछ 19 का टेबल, 17 का टेबल अच्छे से याद नहीं किए। या फिर इम्प्रॉपर कोडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, मैंने टेबल्स ही गलत याद करे। या फिर द इंफॉर्मेशन टू बी लर्न इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, मतलब मैं टीवी देखते देखते या फिर खेलते खेलते टेबल्स याद कर दी, जिसकी वजह से मुझे आज टेबल्स याद नहीं। हरमान एबिंगहॉस कहते हैं कि हमारे द रेट ऑफ फॉरगेटिंग जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है पहले के 9 घंटे, स्पेशली विद इन द फर्स्ट आवर। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ आज, आप भी अपने स्कूल में जाके दोस्तों को बताना कि भाई पेपर से एक रात पहले पढ़ना इज सच अ डिजास्टर, इट्स अ ब्लंडर। तुम लोगों को लगता है बहुत बढ़िया करा, बट पेपर से एटलीस्ट 2-3 दिन पहले पढ़ोगे तो चीजें तुम्हारे लिए अच्छी हो जाएंगी। आप जैसे जो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ रहे हो आपको उसको समझना पड़ेगा, उसे सहूलियत से उसके साथ बैठना पड़ेगा, आप तभी आप उस कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म याद कर पाओगे, एटलीस्ट इतना तो कि आप पेपर में अच्छे से ढंग से लिख के आ सको। अगर आपने अभी पेपर के लिए पढ़ना शुरू किया और आपका कल सुबह 11-10 बजे पेपर है तो यू probably would forget it or may not be able to recall the specific or the accurate information as such. आप जितना लंबे टाइम तक इंफॉर्मेशन को रिवाइज करते रहोगे, इसलिए कहते हैं ना जब पढ़ लेते हैं उसके बाद चीजों का रिवीजन करना चाहिए, वो इसलिए कहते हैं ताकि ओवर टाइम आपकी फॉरगेटिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाए। तो एक और थ्योरी जिसे हम ट्रेस थ्योरी कहते हैं या फिर डिसयूज थ्योरी कहते हैं, जिसमें होता ये है कि बेसिकली चलो ठीक है तुमने पेपर के लिए पढ़ा, अब हमारा माइंडसेट क्या होता है, पेपरों में अच्छे मार्क्स लाना, है ना। अब पेपरों के लिए पढ़ा भैया, 2-3 दिन बढ़िया मस्त अच्छे से पढ़ा और पेपर के 1 हफ्ते बाद भूल गए या फिर 1 महीने बाद भूल गए। क्यों भूल गए? अब आप उसको इतने अच्छे से नहीं याद कर पा रहे, आप उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहे, दैट इज हैपनिंग बिकॉज अब आप उस चीज को रिविजिट नहीं कर रहे हैं। ये वो रास्ते हैं जिन पे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ये आपका टॉपिक है, इसके ये रास्ते निकले हुए हैं, समझे आप, ये ऐसे रास्ते हैं। अब इन रास्तों को आपने जाना बंद कर दिया क्योंकि पेपर तो हो गया है,
अब आप पेपर हो गया तो फिर क्यों वापस करो, उनको रिविजिट करते हो। अब कुछ टाइम के बाद इन पे फॉरगेटिंग की मिट्टी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से अब आप उन रास्तों पे वापस नहीं चल पाते हैं। आपको बहुत मेहनत लगती है इन ऑर्डर टू रिमेम्बर समथिंग, और जब बहुत सारा टाइम गुजर जाता है तो आप उनको याद ही नहीं कर पाते। बट अगर आप उसको वापस से रिट्रीव करके पढ़ना शुरू करो, वापस से आप उसको पढ़ो एक बारी, तो आपको जितना टाइम पहले पढ़ने में लगा था टू लर्न दिस, आपको उतना टाइम लगेगा, आपको बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि वापस से इन रास्तों पे जो मिट्टी थी वो साफ हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस विथ रिगार्ड्स टू कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। तो होता क्या है ना, जैसे इंटरफेरेंस, हम किसी चीज को इंटरफेरेंस कब कहते हैं, जब कोई चीज एक चीज में बिना मतलब उसकी अननेसेसरीली इंटरफेयर करती है, बिना मतलब उसमें अड़चन आती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इंटरफेयर करने की वजह से आप चीजें भूल रहे हैं, या फिर आप जब उनको याद कर रहे हैं तो उस वक्त इंटरफेरेंस हो रहा है, या फिर जब आप उनको कुछ टाइम बाद याद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये याद किया था, पर उस वक्त आपके आसपास इंटरफेरेंस है, तो आप उस चीज को ढंग से याद नहीं कर पाएंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, एक होता है प्रोएक्टिव और एक होता है रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में डिफरेंस जो है वो थोड़ा समझना मुश्किल है, बट एक बार ही समझ में आ जाएगा तो आप एग्जाम्पल्स के साथ लिख के आएंगे ना पेपर में, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इसका मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुछ कर रहे हैं अभी और हमें आता है अरे ये तो उसके जैसे ही होता है ना, सेम सेम। जैसे अगर आप कभी ध्यान से देखें तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि साइकोलॉजी के हर चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस या फिर कहीं ना कहीं लिंक एसोसिएशन प्रीवियस चैप्टर से रहा होता है। जैसे अभी मैं आपको बात करवा रही हूँ फॉरगेटिंग की या इन्फॉर्मेशन लॉस्ट की, तो जैसे भी मैंने आपको बोला कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में दोबारा पुरानी इन्फॉर्मेशन को, तो आपको कि ओ ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, ये तो सेम सेम है। सिमिलरली अगर कोई आदमी है जो बेसिकली फ्रेंच पढ़ रहा है, बट उसकी इंग्लिश बीच में आ रही है या उसकी हिंदी बीच में आ रही है, वैसे अगर कोई आदमी सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहा है और उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए फ्रेंच पढ़ना इजी है, क्योंकि फ्रेंच और हिंदी आर वेरी सिमिलर। उन दोनों में देर आर a lot of gender terms which are used with regards to verbs, but that is not the case with English। अब इंग्लिश पढ़ने वाले के लिए तो फ्रेंच बहुत डिफिकल्ट होगी। सो पास्ट लर्निंग जो है वो आपको याद करने में या रिकॉल करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसीलिए आप चीजों को भूल जाते हैं। जैसे कि a person well versed in English may find it difficult to learn French। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, पंखा चलता है, तुम कुर्सी पर, कुर्सी को नहीं, और क्या बोल सकते हैं, और मतलब जैसे होता है ना, हर चीज को हम होता है होती है कर देते हैं। सिमिलरली फ्रेंच में भी होता है, फ्रेंच में भी यूज फेमिनिन एंड मैस्कुलिन verbs against everything। This is why somebody who studies English, which is a gender neutral language, it becomes very difficult। Talking about retroactive interference, अभी retroactive interference क्या होता है ना, जैसे हमने कोई चीज पहले पढ़ी हुई है और अचानक से हमने कोई नया मटेरियल पढ़ा और हमें एकदम से याद आता है, ओ हाँ ये तो हमने पढ़ा था, अरे हाँ अच्छा अच्छा, कैसे था लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा हिंट हो रहा है बट आप एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आज जैसे अब मैं मास्टर्स में आ गई हूँ और अब मैं 11th का सिलेबस पढ़ती हूँ ना, तो मुझे पहले लगता था जब मैं 11th में से 12th में गई फिर ग्रेजुएशन में कि ओ हाँ ये तो 11th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। अब तो मुझे 12th का भी ऐसा लगता है हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, बट एग्जैक्टली याद नहीं आता। दैट इज बिकॉज कि जो चीज मैंने पहले पढ़ी हुई है वो मेरे नए लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जब आप किसी नए स्कूल से पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट होते हैं, तो आप वहाँ के तौर तरीके, माहौल, रूल्स को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप पुराने रूल्स और माहौल को लेके चलते रहेंगे तो आपका नए पर्टिकुलर स्कूल में सर्वाइवल या मैं कहूँगी अडेप्टेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहते हैं ना, यू हैव टू अनलर्न टू लर्न न्यू थिंग्स। क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको सिखाया है इस टॉपिक में कि हमारे इंसानों की ना एक बहुत अजीब आदत होती है हर चीज को ऑर्गेनाइज करने की, हर चीज को कैटेगराइज करने की, और हम हर चीज को ना बाय डिफॉल्ट कैटेगराइज करते रहते हैं, हर बाय चीज को बाय डिफॉल्ट उनको एक तरीके के खांचे में डालने की कोशिश करते हैं, और उसी की वजह से हम कभी भी नई चीजों को पूरी तरह सीख ही नहीं पाते।
आपने एक वो चैलेंज देखा होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें होता है नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। वो कभी करके देखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमने हर चीज को एक के बाद प्रोसीजरल सीक्वेंशियल मेमोरी में डाल रखा है। सो इसका एग्जांपल होगा, इफ वन कैन नॉट रिकॉल इंग्लिश इक्विवेलेंट्स ऑफ फ्रेंच वर्ड्स एंड वन इज करेंटली मेमोराइजिंग, देन इट माइट बी बिकॉज ऑफ रेट्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे फ्रेंच में हम गुड नाइट को बोनुई कहते हैं, है ना, और इंग्लिश में हम कहते हैं गुड नाइट। अब याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, तो हम क्या बोल देंगे, हम कुछ भी बना के बोल देंगे, वो नाइटे, गुड नाइटे, हम उसमें ना ऐसे ही फ्रेंच का एक्सेंट लगा देंगे, बट दैट इज रॉन्ग। हम पुरानी इंग्लिश की वजह से फ्रेंच याद नहीं कर पा रहे। So forgetting can also occur because at the time of recall, either the retrieval cues are absent or they are not appropriate as per the need. या तो retrieval cues जो है वो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, या फिर टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन वो इनफ अमाउंट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं फ्रेंच में कि गुड नाइट लिखा हुआ है, आपको फ्रेंच में बोनुई को बी एन एन यहाँ पे छोड़ दिया, फिर एन यू जगह छोड़ दिया और टी लगा दिया, तो अब आपको ये याद करना है, तो आपको एकदम से याद हो जाएगा, अच्छा हाँ ये तो ऐसे होता है, ठीक है, अब आपको बिल्कुल याद आ गया। बट अगर मैं कहूँ गुड नाइट को इंग्लिश की जगह फ्रेंच में लिखो, तो आपको फिर एकदम से याद नहीं आएगा। तो ये बेसिकली जो होगा, ये रिट्रीवल क्यूज हो गए। रिट्रीवल cues are the aids that help us in recovering information stored in the memory. अब आपको रिट्रीवल cues तो हमेशा याद करने पड़ेंगे, आसपास देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, ताकि आपको याद आ जाए। जैसे हम ऐसे करते ना, क्या था क्या था क्या था क्या था, ऐसे हम करते रहते हैं, बेसिकली वो हम अपने आप को रिट्रीवल क्यू देने की कोशिश कर रहे होते हैं बाय सम हुक और क्रुक, कि हमें वो चीज याद आ जाए। अब बात करते हैं इनहांसिंग मेमोरी की। तो नेमेनिक्स, पहले लेट्स डिस्कस व्हाट नेमेनिक्स आर। नेमेनिक्स होता है, जैसे मुझे अभी भी पता है, जब हम छोटे थे तो हम कैसे याद करते थे रिएक्टिविटी सीरीज को, कोई गाना बना के या कुछ ऐसी चीजों से जिससे हमें वो याद हो जाए, ऐसे ऐसे होता है। या फिर हम जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसे ऐसे, मतलब मैं शायद गलत बोल रही हूँ, तो मैंने इसे गाने की तरह याद किया था। कर्ता एक लड़का है, उसने कर्म से कहा, कर्ता ने कर्म से, अब मैं भी भूल गई। तो बेसिकली एक निम्नलिखित हो गया। अब रिएक्टिविटी सीरीज में या फिर हम उसमें भी डालते थे, चंपा ने ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे भी याद कराया था, तो हमने ये सारी चीजें ऐसे याद करी, ये निम्नलिखित हो गए। अब दूसरा होता है कीवर्ड मेथड। हम कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं, हम कीवर्ड देखते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई टॉपिक है, उसमें आपने 5-6 कीवर्ड्स जो है उन्हें याद कर लिया, तो आपको पूरा टॉपिक याद हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका मेथड ऑफ लोकाय। बेसिकली मेथड ऑफ लोकाय हो गया कि उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझा, आपने समझा कि उसकी क्या जरूरत है, और उसके बाद आपने देखा कि ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो ठीक है, ये टॉपिक ऐसे ही लिख के आ जाएंगे। ये तरीके होते हैं बेसिकली आपके याद करने की चीजों को। आप नेमेनिक्स यूज कर सकते हो, आप कीवर्ड्स याद कर सकते हो, या फिर आप ये याद कर सकते हो, अच्छा ठीक है, पर ये समझ नहीं आ रहा, बट इसका काम क्या होता है, अच्छा इसलिए होता है, ठीक है, ये टॉपिक समझ में आ गया, ऐसे। अब हम बात करेंगे नेमेनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो चंकिंग, पहले तो हम बहुत सारे गॉबल्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ चंक कर लेते हैं, मतलब सब 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 ऐसे चिट्ठी की तरह स्कैन कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो ये हो गया चंकिंग, हमने जितना बाइट लिया उसको चंक किया, प्रोसेस किया, कैटेगराइज किया, और उसके बाद हमने याद कर लिया। या फिर जब हम छोटे थे ना, तो मुझे अभी भी याद है, जब हम पोम सुनाते थे तो अपनी मम्मी को कहते थे, मम्मी बस पहला पहला वर्ड बता दो, आप बस पहला वर्ड बता दो, फिर सारी याद आ जाएगी। तो लाइन का पहला वर्ड बता देती थी, फिर 2-3 लाइन याद आ जाती थी। तो ऐसे क्या होता है ना, वहां पे मैं वर्ड बता रही थी, बट ये जो टेक्निक है बेसिकली फर्स्ट लेटर, वो भी कुछ सिमिलर ही टेक्निक होती है, जिसमें हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर दिया होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बोन नुई को ऐसे लिख दूं, तो आपको सिर्फ मैंने लेटर्स दे रखे हैं, बट आपको उससे भी ना याद आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेटर दिया, और एक तरीके से ये एक रिट्रीवल क्यू बन गया। एक होता है डीप लेवल प्रोसेसिंग, जिसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि आप किसी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक डीप लेवल प्रोसेसिंग से ही डाल सकते हैं, जहां हम उन चीजों की जरूरत, उन चीजों का मतलब, उन चीजों का एप्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, इम्प्लीकेशन, सब चीजें समझते हैं।
या फिर हम खुद को रिट्रीवल क्यूज देते हैं। अब वो पर्सनल होते हैं रिट्रीवल क्यूज। जैसे मैं भी कुछ थोड़े दिन पहले पढ़ रही थी, तो मैंने उसका एक वो बनाया था, HOET, होट। मैंने उसकी फनी साउंड बना दी। तो बेसिकली HOET मतलब हो गया ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल, टेक्निकल, कॉजेस। ये मैं कोई टॉपिक याद करी थी, उसके लिए मैंने खुद को बना के दिया था। तो ये मैंने खुद के लिए एक रिट्रीवल क्यू बना दिया। मैंने मुझे भी याद है, मैंने अपनी बैचलर्स में एक रिट्रीवल क्यूब बड़ा फनी सा बनाया था, और मैं ना उसको ऐसे लिख के आई थी, DRPOK, डरपोक। अब मैंने इसमें डरपोक में ना आगे पीछे करके चीजों को, ताकि मुझे याद रहे कि ये कैसे लिखना है। बट एक्चुअली में सारे जम्बल्ड वर्ड्स थे, बट मैंने उनका सेंस बना के अपने आप को एक रिट्रीवल क्यू दिया, ताकि मैं भूलूं नहीं। दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन feel free to ask in the comment section. Also download the app. The link is in description to get the PDFs of the chapters, to get the MCQs, to get all the important study material. Thank you so much. It's just the beginning. Stay tuned and subscribe us for more.